नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी काइंड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स से ये बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 11 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले अपलोड कर दिया, तो वीडियोस आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। आधारिक संरचना आखिरकार है क्या? ये आधारिक संरचना आखिरकार भारत में आधारिक संरचना का विकास किस तरीके से हुआ था, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है आधारिक संरचना क्या है, आखिरकार किस तरीके से भारत में आधारिक संरचना का विकास हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा है आधारिक संरचना का आखिरकार किस तरीके से विकास हुआ था। और तीसरा टॉपिक हमारा है भारत में आधारित संरचना की स्थिति किस तरीके से, आखिरकार कहाँ पे हमारा भारत जो है आधारिक संरचना की स्थिति पर है, अटका हुआ है वहाँ पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है आधारित संरचना क्या है। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा यही बनता है कि आधारित संरचना है क्या। ठीक है, आधारिक संरचना से अभिप्राय उस सहायक संरचना से है जिसके द्वारा कृषि, उद्योग व वाणिज्यिक आदि मुख्य रूप से जो उत्पादन क्षेत्र होते हैं ना, वहीं पर विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि मुख्य रूप से जो आवश्यकताएं होती हैं एक किसान की, उसके द्वारा होती हैं। ठीक है, जिनका मुख्य रूप से जिनकी वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, उसे ये आधारित संरचना कहा जाता है। या फिर जहाँ पर मुख्य रूप से जो वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार कार्य किए जाते हैं ना, मतलब कि जो वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार कार्य होते हैं, उसी को ही आधारित संरचना कहा जाता है। आगे देखते हैं आर्थिक आधारित संरचना किसे कहते हैं। जो आर्थिक रूप से आधारित संरचना होती है ना, उसको किस तरीके से कहते हैं, यह है क्या, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो देखते हैं क्या है आर्थिक आधारित संरचना से हमारा मतलब यह है कि सहयोगी व्यवस्था जैसे शक्ति परिवहन, संचार परिवहन, जो शक्ति रूप से परिवहन होता है, और संचार जो मुख्य रूप से आवागमन के लिए होता है। मुख्य रूप जो अर्थव्यवस्था में इनका उत्पादन कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो गतिविधियां होती हैं ना, एक ही शक्ति के रूप में कार्य करती हैं। और यातायात के जो साधन होते हैं और वस्तुओं के उत्पादन के रूप में उनकी उपभोक्ता बहुत ही अधिक मात्रा में पहुंची हुई सुविधा के अनुसार ही प्रदान की जाती है। यही मुख्य रूप से आर्थिक आधारित संरचना कहलाती है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था, जो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, किस तरीके से बदल रही है। आखिरकार जो हमारा भारत है वो कैसे आखिरकार जो परिवर्तन आ रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिशा में, जैसे संचार परिवहन मान लीजिए, यातायात के परिवहन मान लीजिए, सड़क परिवहन मान लीजिए, या फिर नगर निगम, कुछ भी आप मान लीजिए। हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना कहीं उसकी जीडीपी जो अधिक मात्रा में बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है हमारे भारत का, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है सामाजिक आर्थिक आधारिक संरचना क्या है। मतलब इसका अर्थ है कि समाज के रूप में जो आर्थिक आधारिक संरचना है, ये किस तरीके से आखिरकार है, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। आर्थिक तथा सामाजिक, जो आर्थिक और सामाजिक आधारिक संरचना दोनों एक साथ जो होते हैं अर्थव्यवस्था में संपूर्ण विकास के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जो हमारी आर्थिक स्थिति किस तरीके से आखिरकार है, वो इनकम से रिलेटेड हो, या फिर हम हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अनुसार जो अर्थव्यवस्था हमारी ठीक है या नहीं ठीक है, या फिर किस तरीके से हम अपनी वस्तुओं को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में। ठीक है, और जो समाज के द्वारा हमें किस तरीके से आखिरकार जो हमारे समाज की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, इन दोनों को कहीं ना कहीं एक हिसाब से संपूर्ण विकास में सहायता प्रदान करती है, सहायता मिलती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक व सहायक होते हैं। कहीं ना कहीं एक हिसाब से दोनों को पूर्ण रूप से मान्यता मिली है, दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, सामाजिक आधारित संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाओं के लिए अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं जो आधारित संरचना के मुख्य रूप से इसके अंतर्गत ही आते हैं, जो आधारित संरचना के रूप में कहे जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है आधारिक संरचना का कहाँ मुख्य रूप से योगदान होता है। यानी कि जो आधारिक संरचना है क्या, आखिरकार जो इसका योगदान किस तरीके से होता है, उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। तो पहला हमारा पॉइंट है अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में यातायात बहुत ही अधिक मात्रा में काम करते हैं, जो यातायात के रूप में होते हैं। संरचना यानी कि जो आधारिक संरचना का मुख्य रूप से इसका अर्थ यही होता है कि हमारा किस तरीके से आखिरकार हमारे जीवन में किस तरीके की वस्तुओं का उपयोग हो रहा है, किस तरीके के, और हम किस तरीके के वस्तु संसाधनों का, और जो हमारे दैनिक जीवन में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग होता है ना, मुख्य रूप से इसको ही आधारित संरचना कहा जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में सहायक बहुत अधिक मात्रा में कार्य करते हैं। ठीक है,
दूसरा पॉइंट हमारा है कृषि के विकास को और बेहतर जीवन के लिए गुणवत्ता में सुधार, रोजगार प्रदान करने के लिए अधिक मात्रा में जो किसान होते हैं वो कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में खेती करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में प्रॉफिट भी मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार अधिक मात्रा में मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आधारिक संरचना का अर्थ यही है कि मुख्य रूप से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएं आप, आपको आधारिक संरचना के हिसाब से उसको रोजगार, उस व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। किसी भी कार्य को करे, वो किसी भी तरह खेती हो, परिवहन हो, उद्योग से रिलेटेड कुछ भी हो, सड़क परिवहन हो, कुछ भी हो, उसको काम मिलना चाहिए और उसे रोजगार प्राप्त मिलना चाहिए। आधारिक संरचना का अर्थ यही होता है। ठीक है, आर्थिक आधारिक संरचना के मूल घटक कौन कौन से, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि जो आधारिक संरचना के घटक क्या क्या होते हैं, आखिरकार किस तरीके से आखिरकार जो इसके घटक होते हैं वो क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है ऊर्जा आर्थिक संरचना एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। जो ऊर्जा आर्थिक संरचना एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जो ऊर्जा के बिना हम औद्योगिक और उत्पादन संभव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं मल्टीनेशनल, उनको जो औद्योगिक रूप से जो बिजली का उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है बिजली की, वो उसका अभाव अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि ज़्यादा जो मशीनरीज होती हैं वो बिजली से चलने वाली होती हैं। ठीक है, भी ऊर्जा की उत्पादन नहीं संभव किया जा सकता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर और ट्यूबवेल आदि को चलाने के लिए भी ऊर्जा अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र में मशीनों को चलाने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है। ठीक है, जो द्वितीयक क्षेत्र में जैसे मशीनें होती हैं, मशीनों के रूप में जो ऊर्जा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं ना, वो बहुत ही एक हिसाब से रोल अदा करते हैं कि किस तरीके से आखिरकार जो ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा अगर ना हो तो मशीनरी का कोई काम ही नहीं होगा। आखिरकार जो मशीनरी चलती हैं वो ऊर्जा से चलती है, एनर्जी से चलती हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा है तृतीयक क्षेत्र में मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर सेवा क्षेत्र और यहाँ पर महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में माना जाता है, जो कि अधिक मात्रा में कार्य होते हैं जो बिजली के द्वारा ही करवाए जाते हैं। ठीक है, और अगला टॉपिक हमारा है भारत में आधारित संरचना की स्थिति किस प्रकार से है, यानी कि जो भारत में आधारित संरचना थी आखिरकार किस तरीके से, आखिरकार इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, पहले हमने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था कि शुरू करने से पहले टॉपिक की स्थिति कैसी होनी चाहिए भारत की, एक बार जान लेते हैं इसकी। ठीक है कहाँ हमारा भारत, आखिरकार स्थिति कहाँ पर आधारित संरचना के हिसाब से। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है जनगणना 2001 के अनुसार ग्रामीण परिवार में केवल 56% के पास ही बिजली उपलब्ध थी। उस समय केवल 56% के पास, 56 लोगों के पास या फिर 56% के पास, मान लीजिए 100 में से मान लीजिए आपकी 56% के लोगों के पास सिर्फ उस समय बिजली उपलब्ध थी। नल के पानी की उपलब्धता केवल 24% थी उस समय। 2001 की बात हो रही है ये, लगभग 2001 मतलब 21 साल हो गए हैं, 2022 चल रहा तो 21 साल हो चुके हैं। ठीक है, ग्रामीण परिवारों तक ही सीमित है और शेष परिवार खुले क्षेत्र में स्रोत के रूप में पानी का उपयोग करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में जो नदियाँ होती हैं वहाँ से पानी, नहर होते हैं वहाँ से पानी भर के उसका इस्तेमाल करते थे, उसका यूज़ करते थे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है भारत में जीडीपी का केवल 5% आधारित संरचना के रूप में निवास करता था, जो कि चीन व इंडोनेशिया से भी बहुत अधिक मात्रा में नीचे था। उस समय 2001 की बात हो रही है कि चीन और इंडोनेशिया जो थे वो भी अधिक मात्रा में हमारे भारत की जो निवेश आधारित संरचना के आधार पर करते थे। वो हमारे देश की तो 5 थी, लेकिन उन देशों की हमसे भी ज़्यादा थी, ऐसे माने जाते थे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है ऊर्जा किसे कहते हैं, आखिरकार जो एनर्जी है किसे कहते हैं तथा ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं। ठीक है, एक बार जान लेते हैं है क्या। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा व्यावसायिक ऊर्जा, यानी कि जो व्यावसायिक ऊर्जा क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। व्यावसायिक ऊर्जा के उन स्रोतों के रूप में होते हैं, यानी कि जो व्यावसायिक ऊर्जा वह स्रोत होता है जिसकी एक कीमत होती है और उपयोगकर्ताओं उनके लिए अधिक मात्रा में कीमतें चुकानी पड़ती हैं। इसे व्यावसायिक ऊर्जा के रूप में कहा जाता है, इसे व्यावसायिक कहा जाता है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा एक व्यावसायिक एक हिसाब से स्रोत है जिनके द्वारा जो कीमतें होती हैं ना एक निश्चित रूप से तय होती हैं, और जो उपयोगकर्ता होता है, इसका उपयोग करता है, वस्तुओं का उपयोग करता है, उसको उसकी कीमतों का उतना ही पैसे चुकाना पड़ता है। इसे ही व्यावसायिक ऊर्जा के रूप में कहा जाता है। ठीक है, गैर व्यावसायिक ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के वह सभी स्रोत होते हैं इसमें शामिल किए जाते हैं जिनको अधिक मात्रा में जिनकी ऊर्जा के यहाँ साधन मुख्य रूप से परंतु और सामान्यतः कोई कीमतें नहीं होती हैं। गैर व्यावसायिक ऊर्जा यानी कि गैर तरीके से कार्य जो हो रहे हैं उसमें जो शामिल अधिक मात्रा में जो ऊर्जा होते हैं उसको एक गैर व्यावसायिक ऊर्जा कहा जाता
है। अगला हमारा टॉपिक देते हैं क्या घटक है आखिरकार, परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं किस तरीके से होता है आखिरकार, जो परंपरागत रूप से चलते हैं। इन स्रोत का उपयोग मनुष्य लंबे समय के लिए करते हैं, जो परंपरागत मतलब लंबे समय के लिए चलने वाला स्रोत होता है। और ऊर्जा के यहाँ साधन सीमित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, बिजली आदि को इसमें मुख्य रूप से शामिल किया जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग काफ़ी लाइफ टाइम के लिए चलने वाला होता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, बिजली हो गया, इसकी खपत अधिक मात्रा में होती है। हालांकि इसका यूज़ में इस्तेमाल भी अधिक मात्रा में होता है, लेकिन इसकी जो उत्पादकता की क्षमता होती है ना, वो अधिक मात्रा में अलग देशों के हिसाब से अलग अलग होती हैं। ठीक है, कि कहीं 10% होता है, कहीं 5% होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि रूस में सबसे ज़्यादा कच्चे माल की उपलब्धता अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है विश्व का। ठीक है, चौथा टॉपिक हमारा है गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि जो गैर परंपरागत स्रोत क्या है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। इसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है, यानी कि जो गैर परंपरागत स्रोत है इसका उपयोग कुछ ही समय पहले शुरू हुआ है। यहाँ स्रोत असीमित होता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस आदि मुख्य रूप से इसमें शामिल किया जाता है। कि ये मुख्य रूप से अभी जल्द ही प्रोसेस इसका शुरू हुआ है कि आखिरकार गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया और बायोगैस आदि मुख्य रूप से इसके उदाहरण इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है व्यावसायिक ऊर्जा के उपभोग का क्षेत्र ढांचा किस प्रकार से है, यानी कि जो व्यावसायिक ऊर्जा है इसके उपभोग का क्षेत्र ढांचा किस तरीके से है, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार कि है क्या आखिरकार ये ढांचा। पहला पॉइंट हमारा है व्यावसायिक ऊर्जा के कुल उपभोग का सबसे बड़ा हिस्सा 45% उद्योग के क्षेत्र में जाता है। इसका मतलब क्या है कि व्यावसायिक क्षेत्र के मतलब व्यावसायिक रूप से व्यावसायिक ऊर्जा का किन किन क्षेत्रों में कितना प्रतिशत जाता है, इसका मुख्य रूप से यही एक तरफ से पॉइंट बनता है कि जो व्यावसायिक ऊर्जा है आखिरकार उनका पॉइंट है वो किस तरीके से किस क्षेत्र में कितना पॉइंट जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा है व्यावसायिक ऊर्जा के कुल उपभोग का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है 45% औद्योगिक क्षेत्र में अधिक मात्रा में जाता है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में अधिक मात्रा में गिरावट आई है। यह 1950 से लेकर के 1951 में 62.6% में अधिक मात्रा में घटकर गिरावट आई है, बल्कि 2012 से लेकर के 2013 में 45% ही रह गया। यानी कि कहीं ना कहीं मात्रा में गिरावट भी आई है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ 2012 से लेकर के 2013 में सिर्फ इतना ही परसेंट रह गया। कितना? 45% ही रह गया, इससे बढ़ा नहीं है ऊपर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है परिवार क्षेत्र 22% अधिक मात्रा में इसका यूज़ कर रहा है, जो व्यावसायिक क्षेत्र का व्यावसायिक ऊर्जा का है, और कृषि क्षेत्र जो है 18% कर रहा है, और विद्युत उपभोग में अधिक मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। तीसरा पॉइंट हमारा है व्यावसायिक ऊर्जा उपभोग भारत में ऊर्जा उपभोग का लगभग 65% है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है 55% है जो कोयला का है, जबकि 31% जो है वो तेल का है, ऐसा है। ठीक है, और 11% के रूप में प्राकृतिक गैस का है। ठीक है, और 30% जो है बिजली का माना जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो व्यावसायिक क्षेत्र है ना, व्यावसायिक ऊर्जा है ना, इसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया गया है कौन कौन से क्षेत्र में कितना, कि मतलब पनबिजली में कितना होगा, तेल में इसका उद्योग, प्राकृतिक गैस में किस तरीके से होगा, इसका औद्योगिक क्षेत्र में। आप लोग सबसे बड़ा जानते होंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादातर इसका व्यावसायिक ऊर्जा का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में जो मल्टीनेशनल्स कंपनीज होती हैं वो बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, तो इनको अधिक मात्रा में ज़्यादा जो होती है बिजली की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है ऊर्जा के प्राथमिक तथा अंतिम स्रोत कौन कौन से आखिरकार होते हैं। जो ऊर्जा होती है ना, इसके कौन कौन से अंतिम स्रोत होते हैं, कौन कौन से प्राथमिक स्रोत होते हैं, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला हमारा है प्राथमिक स्रोत। ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत कौन कौन से होते हैं, एक बार जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत मुख्य रूप से प्राकृतिक से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि जो प्राथमिक स्रोत होते हैं मुख्य रूप से वो प्राकृतिक के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब। ठीक है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए कोयला हो गया, लिग्नाइट हो गया, पेट्रोलियम हो गया तथा गैस मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं, जो हमें प्राथमिक स्रोतों से कच्चे पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। उसे ही ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट हमारा है इन स्रोतों को
ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित भी किया जा सकता है, जैसे कि कोयला होता है, इसको बिजली के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग पुराने समय में जानते होंगे कि 1850-51 में पहले बार जो बम्बई में हमारा जो रेलवे शुरू किया गया था, उस समय अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा, तो जो सबसे पहले ट्रेनें चलती थी ना, इलेक्ट्रिक थोड़ी होती थी उस समय, जो मुख्य रूप से होता था कोयले के द्वारा ही जो ट्रेनें होती थी ज़्यादा वो कोयले के द्वारा ही चलाई जाती थी। कि इलेक्ट्रिक किस तरीके से आखिरकार परिवर्तन हो रहा है, अपने जो कोयला हो रहा है, कोयले को लेते हैं, कोयले को चलाते हैं, उसके बाद में उसका इलेक्ट्रिक किस तरीके से पैदा हो रहा है, बिजली में किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है, ताकि हमारे जो कोयला है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल लायक हो सके, उसे ही प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जाता है। अगला टॉपिक हमारा है ऊर्जा के अंतिम स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है ऊर्जा के अंतिम स्रोत प्राकृतिक के उपहार के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि ये जो है वो प्राकृतिक से प्राप्त नहीं होता है। इन्हें अंगतों को उत्पादन में परिवर्तन करके प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो इनको ना अंगतों को उत्पादन में परिवर्तित करके ही प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि है क्या आखिरकार। ठीक, उदाहरण के लिए बिजली इन स्रोतों का उपयोग करता है, केवल ऊर्जा अंगत के रूप में जो अंतिम स्रोत के रूप में कार्य करता है, तथा इन स्रोतों को ऊर्जा के अन्य के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो इसकी आधारिक संरचना होती है ना, आधारिक बिजली को कोयले में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो आधारित संरचना होती है उसको बिजली के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। केवल जो प्राथमिक गैसें होती हैं, प्राथमिक स्रोत के रूप में होते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, कोयला हो गया, अधिक मात्रा में उसको बिजली के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन जो आधारिक संरचना होती है ना, आधारिक तत्व होते हैं, उसको ऊर्जा के रूप में जो ये अंतिम स्रोत के रूप में माने जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, कि कोयले को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, आधारिक बिजली को कोयले के रूप में परिवर्तित तो नहीं किया जा सकता है ना, लेकिन जो कोयला है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि प्राथमिक स्रोत वही होता है जिसको हम बिजली के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और अंतिम स्रोत वही होता है उन वस्तु होते हैं, जैसे कि बिजली बन गया, अब बिजली को हम दोबारा से कोयले में थोड़ी परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना ऐसा, तो इसे अंतिम स्रोत के रूप में माना गया है। अगला टॉपिक हमारा है शक्ति किसे कहते हैं तथा शक्ति सृजन के कौन कौन से स्रोत होते हैं, यानी कि जो शक्ति है, आखिरकार जो पावर है, शक्ति है क्या और इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, सृजन के कौन कौन से स्रोत होते हैं, इसके बारे में बात जान लेते हैं। शक्ति पहले हम पढ़ते हैं है क्या शक्ति। ठीक है, शक्ति ऊर्जा का एक संपूर्ण स्रोत होता है, महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसकी विद्युतीय शक्ति, इसे विद्युत शक्ति कहा जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, इसका महत्व समृद्धि तथा विकास के संदर्भ में व्यापक रूप से माना जाता है और है भी। ठीक है, इसके मुख्य रूप से कौन कौन से आखिरकार जो घटक हैं या फिर निम्न प्रकार के जो इसके घटक होते हैं एक बार जान लेते हैं। पहला हमारा तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, आखिरकार तापीय ऊर्जा किस तरीके से पैदा होती है, उसकी एनर्जी। पन बिजली आप लोग जानते हैं किस तरीके से पंखुड़ी जो होती है बड़ी लगी होती है और घूम घूम के आखिरकार जो एनर्जी पैदा करती है उसके लिए होती हैं। और परमाणु शक्ति का किस तरीके से आखिरकार सृजन होता है उसके बारे में भी है। ठीक है, और आगे देखते हैं शक्ति सृजन में उभरती कौन कौन सी आखिरकार चुनौतियाँ हैं, आखिरकार इसके प्रति कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में चुनौतियाँ भी रही हैं। ठीक है, शक्ति से रिलेटेड तो देखते हैं कभी कभार हमारा जो टाइम होता है वो ख़राब हो जाता है, कभी कभार हमारी पन बिजली जो होती है वो ख़राब हो जाती है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं इसके जो है ना अधिक मात्रा में जो इसके लाभ भी हैं और हानियाँ भी कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में होती हैं, जैसे कि कुछ चुनौतियाँ भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है, बिजली का पर्याप्त उत्पादन। इसका क्या है कि बिजली का अधिक मात्रा में उत्पादन किया ही जा रहा है। इसका मुख्य रूप से यही एक चुनौती रही है, और भी चुनौतियां तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चुनौती हमारा है बिजली का पर्याप्त उत्पादन करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, नवंबर 2018 तक कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के बल केवल 34,46,619 मेगावाट थी। इसके बाद भी भारत अपनी बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए जो बिजली की कटौती होती है ये मुख्य रूप से इसी कारण से होती है क्योंकि बिजली का अधिक मात्रा में ज़्यादा उपयोग हो रहा है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल्स कंपनीज होती हैं या फिर किसी भी मान लीजिए एक घरेलू में मुख्य से 220 या 200 वाट का तो कम से कम बिजली का यूज़ हो ही रहा है पर डे का। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक मात्रा में जो सरकारें होती हैं वो असमर्थ हो रही हैं बिजली के उत्पादन के क्षेत्र के रूप में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है संचारण तथा वितरण में क्षति किस तरीके से हो रही है। इसका आखिरकार दिल्ली में बिजली के संचारण का वितरण क्षति बिजली उत्पादन का लगभग 50% है, यानी कि पूरे देश से लेकर के
दिल्ली में केवल 50% है। देश की ज़्यादातर राज्यों में यहाँ 20% से अधिक है। यानी कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली एक तरह से स्पेसिफिक हमारे देश की जो राजधानी है ना, यहाँ अधिक मात्रा में दिल्ली में बिजली का उपयोग किया जाता है और बाकी शहरों में आप देखेंगे तो केवल 20% ही है। ठीक है, इसके पीछे कारण है कि हमारी पिछड़ी हुई तकनीकी के कारण बिजली की जो कर्मचारी के रूप में काम करते हैं ना, उनके मदद के रूप में बिजली की चोरी के कारण होता है। यानी कि जो हमारे जो कर्मचारी होते हैं ना, दो दोगलिए होते हैं, कर्मचारी होते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, तो मुख्य रूप से उन्हीं के कारण जो हमारी बिजली की चोरियाँ होती हैं, उन्हीं के कारण जो हमारे देश में जो बिजली की कमी होती है, कहीं ना कहीं हमारे मान लीजिए लाइट कट जाती है आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो मुख्य रूप से यही एक एग्जांपल होता है, उदाहरण होता है कि दिल्ली में अधिक मात्रा में बिजली का 50% यूज़ होता है। ठीक है, बाकी शहरों के मुकाबले। ठीक है, आगे देखते हैं, शक्ति सृजन की चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया जाना चाहिए या फिर किया जाता है आखिरकार सृजन का। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। पहला टॉपिक हमारा है उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके, यानी कि जो उत्पादन क्षमता है इसकी कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में वृद्धि करके किया जाना चाहिए। जैसे कि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों के जो मंदी होते हैं, अधिक मात्रा में बिजली की पूर्ति में वृद्धि करके हेतु उत्पादन की क्षमता जो है अधिक मात्रा में बढ़ाकर करनी चाहिए। कि कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब कि जो पंखड़ी है, पन बिजली का उपयोग हो रहा है, या फिर जल से किस तरीके से आखिरकार बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में हमें लगता है ऐसा कि यहाँ से बिजली उत्पादन की जा सकती है, तो वहाँ से हमें अधिक से अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन करना चाहिए, उसकी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी वृद्धि को, उस विकास के स्तर में भी उसका जो बिजली है उसका भी विकास करना चाहिए। ठीक है, और संस्था पर क्षमता को अधिक मात्रा में बढ़ाना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा है संचालन तथा वितरण की क्षति पर रोक कैसे होती है। संचालन तथा वितरण की क्षति पर रोका जाना चाहिए अधिक मात्रा में, क्योंकि ताकि जो बिजलियाँ होती है ना, उसकी वास्तविकता उपलब्धता में अधिक मात्रा में सुधार लाया जा सके। कि कहीं ना कहीं आखिरकार जो अधिक मात्रा में जो क्षति होती है बिजली के, उसके वितरण के संचालन के रूप में किसी भी तरीके से आखिरकार उसका जो प्रभाव पड़ता है, उसका कहीं ना कहीं जो इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे बिजली की चोरी हो गई, उसकी क्षति हो गई, तो इसमें सुधार लाना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए प्लांट्स के रख रखाव अधिक मात्रा में करनी चाहिए तथा सुधार पर भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, जो वास्तव में एक कठिन कार्य के रूप में होता है, जो कि नामुमकिन के बराबर होता है। लेकिन ऐसा करके हम बिजली को अधिक मात्रा में बचा सकते हैं जो बिचौलिए होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं स्वास्थ्य आधारित संरचना की स्थिति भारत में किस प्रकार से, आखिरकार जो स्वास्थ्य है हमारे भारत की आधारित संरचना में जो भारत की स्थिति किस तरीके से आखिरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट हमारा है सरकार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के केंद्रीय समितियां, यानी कि जो केंद्र समिति हैं उसके द्वारा प्रस्तुत नीतियों व योजनाओं को बनाती है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था पता चलती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी ग्रोथ कर चुकी है, कितनी ग्रोथ नहीं कर चुकी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा कई किस्म के अस्पताल स्थापित किए जाते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में हो गया, व्यावसायिक रूप से हो गया, या फिर शहरी क्षेत्र में हो गया, सरकारी जो होती है मुख्य रूप से हॉस्पिटल्स होती हैं, सड़कें होते हैं, जो रहने के लिए जो व्यवस्थाएं होती है गांव में ज़्यादातर जो किसानों की जो अधिक मात्रा में गरीब होते हैं व्यक्ति, उनको जो सरकार है कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है, कुछ ना कुछ ऐसे धन देती है जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना कहीं ग्रोथ GDP जो है अधिक मात्रा में बढ़ सके। उसके बारे में बताया जाता है कि हॉस्पिटल्स भी कहीं ना कहीं स्थापित किए जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, ताकि जो एक गरीब व्यक्ति होता है वो अपने बच्चे को, जो उसकी मान लीजिए तबीयत खराब हो जाती है, तो वो अधिक जा करके अपने बच्चे का इलाज करवा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है स्वास्थ्य आधारित संरचना के विकास पर विस्तार के फल स्वरूप ही अधिक मात्रा में जानलेवा बीमारियां जैसे चेचक हो गया, रोगों का लगभग इनका इलाज संभव हो पाए। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं सरकार की इन संभव कार्य के कारण ही जो अर्थव्यवस्था है ना भारतीय वो बनी रहे, ऐसे ही चलती रहे, इसका कल्याण विकास होता रहे, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, आगे देखते हैं महिला स्वास्थ्य से क्या मतलब है। इसका अर्थ क्या है कि आखिरकार जो महिला है ना उसके स्वास्थ्यकरण से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ समझ लेते हैं एक बार। तो पहला हमारा पॉइंट है लिंग अनुपात 1991 में, यानी कि जो लिंग अनुपात है उसका 1991 में 945, इसका मतलब 1945 से लेकर गिर करके 2001 में केवल 927 हो गई हैं। यानी कि 1991 में 945 लिंग अनुपात था, लेकिन 2001 में गिर करके ये केवल 927 हो गया है।
यहाँ देश में बढ़ते कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं को अधिक मात्रा में दर्शाता है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग बच्चे को पैदा करते हैं, मान लीजिए लड़की को, तो उसकी हत्या अधिक मात्रा में की जा रही है। यहाँ पर बताया गया मुख्य रूप से यही है कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं रुकावट होनी चाहिए आखिरकार, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा है 15 से 49 आयु वर्ग के बीच की विवाहित महिलाओं में से 50% अधिक है एनीमिया के कारण बीमारियां हो गई हैं। अधिक मात्रा में जो 15 से लेकर के 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको अधिक मात्रा में 50% के तौर पर अनीमिया की बीमारी हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। और तीसरा टॉपिक हमारा है निजी सार्वजनिक साझेदारी दबाव, यानी कि साझेदारी दबाव के कारण बहुत ज़्यादा निजी जैसे कि प्रभाव पड़ जाता है। गांव की जैसी लड़कियां होती हैं उनको बोलते हैं कि बाहर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो एक तरह से प्रभाव पड़ा ही रहता है परिवार का कि कहीं ना कहीं हिसाब से इफेक्ट दबाव पड़ा रहता है जो साझेदारी दबाव होती है। और चिकित्सा दोनों में प्रभाव महत्वपूर्ण ढंग से गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो इफेक्ट पड़ जाता है उसके दिमाग में कि प्रभाव आखिरकार क्या पड़ रहा है, ये क्या नहीं पड़ रहा है, किस तरीके से आखिरकार हमें वो बोलते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ उनको भी छूट मिलनी चाहिए कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, कुछ कर सकती हैं, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर 11 जो आधारित संरचना वो कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसे लगा, किस तरीके से लगा आखिरकार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।